हेलो बच्चों। आज हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? एक्चुअली रिफ्रैक्शन लाइट का होता है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन, उसमें थोड़ा सा रिफ्रैक्शन, वो थोड़ा सा अपने लाइन से हट के गुजरती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये ऊपर में आपको जो ये पिक्चर है इसमें देखिए, ये सन का जो लाइट है, ये सन का लाइट है, ये यहाँ गई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, ये बैंड होते जा रही है। ठीक है, क्यों बैंड होते जा रही है? ये सीधा क्यों नहीं जा रही है? इसको यहाँ से सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रही है? बैंड होते जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं रिफ्रैक्शन में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होता है तो जो लाइट है वो अपने नॉर्मल, क्या होता है, वो अपने नॉर्मल से के तरफ थोड़ा बैंड हो जाता है। ये जाना चाहिए ऐसा, लेकिन ये हल्का सा बैंड हो गया। ठीक है, तो वो अपने नॉर्मल से थोड़ा बैंड होता है। यहाँ देखिए, पहले ये नॉर्मल, पहले आपको ये नॉर्मल दिखेगा, फिर ये नॉर्मल दिखेगा, फिर ये नॉर्मल दिखेगा, और ये जो लाइट है ये ऐसा सीधा जाना चाहिए, पहले यहाँ बैंड हुआ, फिर ऐसा सीधा जाना चाहिए, फिर यहाँ बैंड हुआ, फिर ऐसा सीधा जाना, लेकिन यहाँ बैंड हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अर्थ के तरफ बढ़ते जा रहा है, पृथ्वी की तरफ बढ़ते जा रहा है, लाइट जो है लाइट जो है डेंस मीडियम की तरफ होते जा रही। डेंस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, और जहाँ जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में रे जो है, उस मीडियम में रे अपने नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं, मतलब एक मीडियम से दूसरी तरफ जाने वाले मीडियम में जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं तो वो लाइट जो है हमारा, ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे जाके जैसे ही दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हल्का सा नॉर्मल के, देखिए नॉर्मल की तरफ बैंड हुआ, इधर इधर बैंड नहीं हुआ, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से ये मीडियम जैसे जैसे डेंस होते जाती है वैसे वैसे बैंड होते जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक क्यों? क्योंकि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी धरती है, और इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, ये हवा का लेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक लेयर में जब हमारी लाइट आती है सूरज से, ठीक है, तो लाइट यहाँ भी उसी तरह से काम करेगा। लाइट आ रही है, जैसे एटमॉस्फेयर में घुसी, सबसे ऊपर वाला एटमॉस्फेयर डेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले में डस्ट, पानी के छोटे छोटे कण, बहुत सारे चीज़ पृथ्वी के पास पास ज़्यादा होती है। ठीक है, और गर्म और ये इसके कारण से हम यहाँ का एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के सबसे करीब का एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा डेंस होता है, घना होता है, इसीलिए डेंस होता है। उसके ऊपर वाला उससे थोड़ा कम डेंस होता है, उससे ऊपर वाला उससे थोड़ा डेंस होता है। इस तरह से हमारे जो एटमॉस्फेयर के ऊपर 4-5 तरह का लेयर है, 5 तरह का लेयर है, जिसमें जब सनलाइट आती है तो हर लेयर में थोड़ा थोड़ा ये बैंड होते जाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंस जहाँ होगा वहीं उधर की तरफ वो मुड़ता जाएगा। सबसे ऊपर वाला थोड़ा यहाँ कम डेंस है, यहाँ है ही नहीं, उसके बाद जैसे ही थोड़ा डेंस मिला तो थोड़ा मुड़ गया। ठीक है, जैसे ही थोड़ा डेंस मिलता है वैसी ये लाइट जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये देखिए नॉर्मल, जबकि लाइट जाना चाहिए ऐसा, लेकिन ये मुड़ गई। ये वाला एटमॉस्फेयर का ये वाला एरिया इससे ज़्यादा डेंस है, ठीक है, ये ज़्यादा डेंस है। उसके बाद ये वाला यहाँ एक नॉर्मल ले लीजिए, ये देखिए फिर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा, ये जाना ऐसा चाहिए लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे डेंस
लेयर बढ़ते जाते वैसे वैसे ये हमारा लाइट जो सन से आ रहा है ये मुड़ते हुए धरती पर पहुंचती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, तो उसको यहाँ जो सन है उसका लाइट दिखता है। यहाँ कोई खड़ा है तो उसको ये जो सन है यहाँ का लाइट दिखता है, ना कि इसका अगर सीधा आप ले लो तो यहाँ जो सन है वहाँ दिखना चाहिए, लेकिन दिखता कहाँ का है, ये वाला दिखता है, क्योंकि ये लाइट उस तक पहुँचती है। यहाँ से लाइट आएगा, ऐसा जाएगा, तो यहाँ जो खड़ा रहेगा उसको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन के कारण ही दिख रहा है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ही ये दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसमें सब इसी के बारे में ये लिखा हुआ है। You might have observed the apparent tandem wavering or flickering of object seen through एक मिनट, मैं चश्मा पहन लेता हूँ। हाँ, seen through a turbulent stream of hot air rising above the fire और ए रेडिएटर। ठीक है, इसका मतलब जो रेडिएटर या गर्म पानी है, जैसे किसी बर्तन में गर्म पानी कर रहे हो आप, ये मान लो गर्म पानी है इसमें, तो इसके ऊपर अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो इसके ऊपर ऐसा ऐसा हवा में ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो एक तरह का वेव है। ठीक है, तो उसी को यहाँ बोल रहा है कि इस बारे में आप जानते हो। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, द हॉटर एयर इज़ लाइटर लेस डेंस, यानी कि ये जो गर्म हवा है ये बहुत ही कम घना होता है। ठीक है, क्यों कम घना होता है, क्योंकि जितना गर्म होगा हवा, जितना गर्म होगा उतना ही उसके पार्टिकल क्या होंगे, एनर्जी लेके वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे या एटम एक दूसरे से दूर होंगे, जैसे ठंडा रहता है तो पास पास रहते हैं, जैसे ही गर्म हुआ वैसे ये भाग जाता है इधर, ये भाग जाता है, दूर हो जाता है, मतलब ये स्वतंत्र हो जाते हैं, एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। तो क्या हो जाता है, डेंस कम हो जाता है। जैसे ही ठंडा रहता है तो पास पास रहते हैं, तो एकदम पास पास हो जाते हैं, और जैसे ही गर्म होता है वैसे ही आपस में एनर्जी लेके दूर दूर भाग जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हॉट एयर में डेंस कम होता है, लाइटर होता है। ठीक है, वही दिया है, द हॉटर एयर इज़ लाइटर, यानी कि लेस डेंस देन द कोल्ड एयर अबोव इट। ठीक है, इसके बाद बोलता है इट हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and has refractive index slightly less than that of the cooler air। मैंने ठंडे एरिया से इसका मैंने जो गर्म हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म होगा। कहाँ, ये वाला एरिया, क्योंकि सूर्य का रोशनी है तो ये एयर जो है वो गर्म होगा ज़्यादा। ठीक है, ये ज़्यादा गर्म होगा, इसलिए यहाँ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है, इसलिए कम बेंड होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे चला जाएगा वैसे वैसे इसका जो डेंस एरिया है इसमें पार्टिकल भी ज़्यादा रहेंगे, इसके कारण से ये ज़्यादा डेंस भी होगा ये सब एरिया, तो यहाँ पर बेंट और ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हमको जो सनलाइट दिखता है वो हमारे सीध में नहीं होता है, वो थोड़ा सा डाउन ग्रेडियंट में होता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे सीध में सन है, लेकिन हमारे सीधे में नहीं, वो थोड़ा सा डाउन ग्रेडियंट में होता है, जहाँ से लाइट आता है और रिफ्रैक्शन के बाद फिर हम तक पहुँचता है। ठीक है, इस तरह से हमको ये पूरा चैप्टर यहाँ पर यही है, इसी से ही
रिलेटेड है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे है ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग स्टार। अब ये ट्विंकलिंग स्टार क्या है, क्यों ये तारे जो है वो टिमटिमाते क्यों हैं, इसका कारण भी यही है। तारे जो है वो टिमटिमाते क्यों हैं, यहाँ पर दिया है, देखिए लिखा क्या है, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से है ऑफ स्टार लाइट। स्टार लाइट में जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण से वो ट्विंकलिंग करता है। ठीक है, लेकिन तो फिर सूरज का रोशनी हमको ट्विंकलिंग करते हुए क्यों नहीं दिखाई देता है? भाई सूरज, स्टार जो है, स्टार बहुत ही पॉइंट लाइट सोर्स के जैसा दिखता है। स्टार बहुत ही छोटा पॉइंट सोर्स रहता है। ठीक है, जबकि सूरज जो है वो बहुत बड़ा रहता है, उसमें बहुत सारे रोशनी आते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे रोशनी आते रहते हैं, इसमें भी होता है लेकिन वो दिखता नहीं क्योंकि बहुत मात्रा में रहता है। ठीक है, लेकिन स्टार जो है, स्टार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसमें जो बहुत थोड़ा सा कम रोशनी आता है उसमें उसमें से वो हमको एटमॉस्फेयर से होते हुए जैसे जैसे लेयर में आता जाता है उस तरह से रिफ्रैक्शन होता जाता है, और हम एक ही जगह खड़े रहते हैं। ठीक है, हम यहीं खड़े हैं तो कभी स्टार एटमॉस्फेयर में ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है, कभी ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है। तो ये बार बार जो यहाँ से लाइट आते हुए रिफ्रैक्शन में जो इधर उधर, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा चेंज होता है, कभी गर्म हवा कभी ठंडा हवा, ठीक है, कभी ज़्यादा डेंस कभी कम डेंस, तो उसी तरह से स्टार से जो बहुत कम लाइट आता है हम तक, वो बहुत ही छोटा, बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण हमको दिखता है कि वो ऐसा, उसका जो लाइट है वो ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा ऐसा इधर से आ रहा है। तो जहाँ जहाँ से एटमॉस्फेयर में जैसा जैसा डेंस होता जाता है, जैसे जैसे उसको आने में असुविधा होता है और हम तक पहुँचती है, तो हमको ऐसा लगता है कि वो ट्विंकलिंग हो, लेकिन हमारे तक लाइट पहुँचती ऐसे ऐसे है, कभी इधर से पहुँच रही है, कभी यहाँ से पहुँच रही है, कभी वहाँ से पहुँच रही है। ये किसके लिए? रिफ्रैक्शन के कारण। और हमारा एटमॉस्फेयर में जो चेंज आता है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी चेंज आते हैं। एटमॉस्फेयर में चेंज आने के कारण जो लाइट अभी ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, मान लीजिए अगर एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, ज़्यादा डेंस हो गया, तो वही लाइट क्या होगा, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसे पहुँचेगा। तो हमको ऐसा लगेगा कभी लाइट इधर से कभी लाइट इधर से, तो ऐसा लगता है कि ये ट्विंकलिंग हो रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। स्टार ट्विंकलिंग नहीं होता है, बल्कि ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टार है, स्टार से आते हुए जो भी लाइट आते हैं वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के अनुसार, जो जो मीडियम पड़ता है उसके अनुसार चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि लाइट कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है। तो इसी तरह से हम, ये सब क्या है? रिफ्रैक्शन के, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण आ रहा है, जैसा कि हमने सामने देखा है। ठीक है, हमने यहाँ वही पढ़ा है। ये देखिए, ये जो लाइट है ये ऐसा गया है ना, यहाँ से ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा ऐसा। अब अगर स्टार है, मान लीजिए ये इसी को स्टार मान लेते हैं, तो इसके बाद इसका दूसरा लाइट ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, फिर तीसरा लाइट ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा पहुँचेगा। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये ट्विंकल, कभी ये इधर लाइट, कभी इधर लाइट, कभी इधर लाइट, तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है? ट्विंकल हो रहा है। लेकिन ये ट्विंकल होता नहीं, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण लाइट हम तक दूसरे दूसरे तरह से अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचता है, तो हमको लगता है कि ये ट्विंकल हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे हम देखेंगे ट्विंकलिंग स्टार क्या है, ट्विंकलिंग क्यों हो रहा है। ठीक है, वही हम इसको पढ़ लेते हैं। ये है, देखिए, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो मैंने बताया ऑफ स्टार लाइट। ठीक है, द स्ट्रेट लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ, स्टार से तो स्ट्रेट आती है, जैसी एटमॉस्फेयर में एंटर होता है रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन होता है बिफोर इट रीचेज द अर्थ। अर्थ में पहुंचने से पहले ये रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली होते रहते हैं, निरंतर होते रहता है।
ठीक है। द एटमोसफियर रिफ्रैक्शन अक्वर इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली। ठीक है, एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन भी मीडियम के अलग अलग जो परत है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहता है। जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा उसी हिसाब से लाइट जो है वो उसका रास्ता भी चेंज होता रहता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ वो अगर डेंस है तो नॉर्मल की तरफ वो क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट, इसलिए ऐसा लगता है कि उसका जो असली पोजीशन है वो हमको दिख रहा है, लेकिन वो दिखता नहीं, उसका पोजीशन थोड़ा अलग रहता है किससे, एक्चुअल पोजीशन से। ठीक है, जो हमको दिखता है उससे उसका एक्चुअल पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, यही बताया क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, हर लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, फिर एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण से रिफ्रैक्शन अलग टाइप का, और इंडेक्स चेंज होते जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके कारण से भी वो अलग होता जाता है। ठीक है, इसमें वही समझा रहा है आपको बार बार कि द स्टार अपीयर स्लाइट हायर, थोड़ा सा ऊपर दिखता है देन द एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखता है, नियर द हॉरिजॉन। ठीक है, व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजॉन। ठीक है, वो कैसे, जैसे हम यहाँ पर देखे हैं, देखिए यहाँ पर हमारा ये है, ये हमारा, जैसे ये हमको ऐसा लगता है हम जैसे यहाँ खड़े हैं। ठीक है, हम मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, तो फिर क्या होगा, हम यहाँ खड़े हैं, हमारा जो लाइट है यहाँ से सीधा यहाँ होना चाहिए, हमको यहाँ दिख, हमको लगता है कि यहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नीचे थोड़ा सा नीचे होता है, रिफ्रैक्ट होकर हम तक पहुँचता है। ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ है, तो इसका मतलब जहाँ हमको दिखता है उससे थोड़ा सा नीचे, या एक्चुअल पोजीशन जहाँ है उससे हमको थोड़ा सा ऊपर दिखता है, यही चीज़ इसमें बोला गया है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बोला गया है। अब आगे हम ये देखते हैं कि ट्विंकल तो हो रहा है, ठीक है, अब उस और क्या क्या पोजीशन उसमें हो रहा है ये देखिए। ठीक है, फॉरदर द अपरेंट पोजीशन आर स्टेशनरी बट कीप इन ऑन चेंजिंग स्लाइटली, और जब वो थोड़ा चेंज होता है, चेंज दिखता है, सिंस द फिजिकली कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर का फिजिकल कंडीशन भी एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग, कभी हवा ठंडा हो गया, कभी हवा गर्म हो गया। ठीक है, इस तरह से कभी धूल के कण ज़्यादा हो गए, इस कारण से भी हमारा एटमॉस्फेयर एक जैसा नहीं रहता, जिसके कारण से भी ये चेंज होता रहता है। ठीक है, लाइट जो है चेंज होता रहता है। ठीक, इसके बाद हम ये देखेंगे प्रीवियस पैराग्राफ, सिंस द स्टार इज़ वेरी डिस्टेंट दे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज, वो बहुत ही पॉइंट साइज का होता है, इसलिए उसका लाइट भी बहुत कम आता है। ठीक है, एज द पथ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली। ठीक है, बहुत ही स्लाइटली आता है। द अपीरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स एंड अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग आई फ्लिकरिंग, और वो जो लाइट है वो हमको अलग अलग हमारे आँख से टकराता है आके, अलग अलग टाइप का, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो फ्लिकरिंग हो रहा है। ठीक है, एट द सम टाइम फेंटर, कभी कभी वो फीका दिखता है, कभी कभी वो बहुत चमकता हुआ दिखता है, इसका कारण ही यही है। ठीक है, हम तक पहुंचने वाले लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरीके से रिफ्रैक्ट होकर हम तक पहुँचे, उसके कारण से ये दिखता है। सूरज में नहीं दिखता क्योंकि सूरज से बहुत सारे लाइट आते हैं। ठीक है, इतने लाइट आते हैं सूरज से कि उसका फ्लिकरिंग हमको नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा लाइट आते हैं, उसमें भी ट्विंकलिंग होता है, लेकिन इतना लाइट आता है कि वो हमको दिखता नहीं है। ठीक है, उसके सामने जो ये हम यहाँ जैसे देखते हैं, देखिए यहाँ सूरज है, ये सूरज है। ठीक है, अब सूरज इतना ज़्यादा, इतना बड़ा दिखता है हमको कि हमको ऐसा, ये सूरज के सामने स्टार बहुत छोटा रहता है, यहाँ से बहुत सारे लाइट हमको जाते हैं।
जिसके कारण से इसमें जो यहाँ जाके एटमॉस्फेयर में जाके जो ट्विंकलिंग होता है वो हमको इसीलिए नहीं दिखता। लेकिन स्टार से क्या होता है, स्टार से क्या होता है, स्टार से ये होता है कि इस बहुत कम मात्रा में लाइट आते हैं, ठीक है। स्टार में जैसे बहुत कम मात्रा में एक आध लाइट आ रहा है, ठीक ऐसे ऐसे करके आ तो रहा है, लेकिन पहुँचते पहुँचते बहुत कम मात्रा में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमको ये अलग से दिखता है कि ये चेंज होके आ रहा है, चेंज होके आ रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये ट्विंकलिंग हो रहा है, लेकिन उसका लाइट जो है एटमॉस्फेयर के कारण चेंज होके आता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के जगह। ओके, ये हो गया आपका। इसके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि एडवांस राइज एंड डिले सनसेट, ठीक है। एडवांस राइज एंड डिले सनसेट, ठीक। इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए, ये जब सूरज यहाँ होता है, ठीक है, सूरज से हमारे पास बहुत मतलब 7 तरह की वेव आते हैं, ठीक है। 7 कलर के 7 वेव आते हैं, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सूरज से इस तरह के 7 कलर, कौन सा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हम पढ़ चुके हैं विवग्योर, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का। कैसे, ये देखिए वेवलेंथ क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको वेवलेंथ कहते हैं। ये जिसका लंबा होगा वो ऐसा, वो क्या करेगा, वो ऐसा करके ज़्यादा एरिया लेगा, ठीक है, इसका लेंथ। और ये जिसका कम हो गया वेवलेंथ, क्योंकि कलर जो है, कलर की रोशनी जो है वो हमारे पास ऐसे ही आती है, ठीक है, वेव में आती है, ठीक है। सब कलर की रोशनियाँ वेव में आती है, ठीक है। अब हमको ये देखना है ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो रेड है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, मतलब ऐसा करके जो आया, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। लेकिन जो सनराइज़ होता है तो भी 2 मिनट पहले हमको दिख जाता है, वो भी रिफ्रैक्शन के कारण ही है, ठीक है। जब सूरज यहाँ पर होता है, ये देखिए, ये जब यहाँ हुआ सूरज, तो क्या हुआ, यहाँ हुआ, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण हमको यहाँ दिख गया, ठीक है। और ठीक उसी तरह जब ये सन सेट भी होता है, तब भी हमको रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ दिखता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सूरज यहाँ है। यहाँ भी ऐसा लगता है कि जब सूरज उगता है तो ऐसा लगता है सूरज यहाँ है, जबकि सूरज क्या होता है, यहाँ होता है। तो सूरज यहाँ पर आने से पहले, राइज होने से पहले, यहाँ से हमको दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। किसके कारण से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से, ठीक। यहाँ भी वैसे जब सन सेट होता है, तब भी यहाँ वाला सूरज हमको रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ दिखता है, हमको लगता है कि सूरज यहाँ है, सन यहाँ है। तो दोनों ही कंडीशन में रिफ्रैक्शन के कारण ही हमको ये दिखता है, ठीक है। 2 मिनट माने सनसेट और सनराइज़ होने से पहले ये हमको दिखना चालू हो जाता है, किसके कारण से, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये यहाँ पर वही दिया है आपको यहाँ पर वही पढ़ाएगा, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये एडवांस डिले, ये वही दिया, एडवांस सनराइज, ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, इसका कारण ही ये उसी को बोला जाता है। एडवांस मतलब हमको पहले ही दिख गया, पहले ही दिख गया, यहाँ है, लेकिन हमको दिख रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ है,
लेकिन ये बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण से ये हमको ये एडवांस में दिख रहा है, ये है यहाँ लेकिन हमको दिख यहाँ रहा है, तो ये एडवांस में दिख रहा है। और डिले सनसेट मतलब सूरज है यहाँ लेकिन दिख हमको यहाँ रहा है, किसके कारण से? इसकी रोशनी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो कि हमने पहले आपको उसमें बताया। ठीक है, इस तरह से ये डिले और एडवांस सनराइज और डिले सनसेट होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक, यहाँ क्या दिया है अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, उसको पढ़ते वही चीज़ है। द सन इज़ विजिबल अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। ठीक है, एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिखना चालू हो जाता है, ये हमने समझा कैसे है। अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सन सेट, और 2 मिनट पहले ही के बाद वो सनसेट दिखता है। ठीक है, कैसे? ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही सनसेट 2 मिनट बाद में दिखता है और सनराइज 2 मिनट पहले दिख जाता है। ठीक है, उसी कारण से बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन। ठीक है, जब हम एक हॉरिजन अगर ये जो हॉरिजन है जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से अगर सीधा हॉरिजन लाइन लिया जाए तो सन उसके नीचे होता है, जबकि दिखता हमको उसके ऊपर है। ठीक है, यही इसमें बोला गया अगर एक हॉरिजन लाइन लिया जाए। ठीक, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमको दिया है टाइम हॉरिजन। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट इज़ अबाउट 2 मिनट का डिफरेंस रहता है, उसी को हमको जाना है कितने मिनट का? 2 मिनट। द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एज सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना। ठीक है, उसी घटना के कारण होता है। कौन सा घटना? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग क्या होता है? ये क्या चीज़ है लाइट का स्कैटरिंग? अब हम इसको देखते हैं कि स्कैटरिंग क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जब हमारे बहुत सारे वेव्स 7 वेवलेंथ, हमारे 7 कलर का वेवलेंथ है ना? किसका? लाइट में 7 कलर है और 7 कलर का जो रे है उसका अलग अलग वेवलेंथ है। ये देखिए यहाँ इसमें ये रेड कलर जो है इसका वेवलेंथ कितना बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है किसी भी तरह का, पानी का बूंद, कोई भी धूल कण, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल कोई भी हो, उससे टकराती है ये रे, उससे टकराती है रे और वो फैल जाती है इस तरह से फैल जाती है। तो वो जिससे टकराती है वो भी उसी कलर का दिखता है, और जितना दूर तक फैलता है, फैल के हमारी आँखों तक जब पहुंचता है, ये हमारी आँख है तो वो वही कलर हमको दिखता है, उतना एरिया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? फ्लैटरिंग। इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। ठीक है, अब स्कैटरिंग अगर ना हो, ठीक है, अगर स्कैटरिंग अगर ना हो तो हमको दुनिया कैसे दिखे? काला दिखे। हमको दुनिया कैसे दिखे? काला दिखे। ठीक है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट है, इसी कारण से हमको डस्ट मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। किसके? पानी के भी हो सकते हैं। ठीक है, पानी के भी हो सकते हैं, धूल के हो सकते हैं, बहुत सारे गैसेस हैं, गैसेस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं जिससे ये वेव टकराते हैं। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम हो वो ज़्यादा टकराएगा उस मॉलिक्यूल से, उस कण से, उस पार्टिकल से। लेकिन जिसका वेवलेंथ बहुत लंबा होता है, देखिए वेवलेंथ बहुत लंबा है, तो बिना टकराए ये पार्टिकल से अपने वेव में से बीच से निकल जाता है। ये भी टकराते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसका क्या होता है? उस पार्टिकल को बिना टकराए निकल जाता है
और बहुत कम जो है वो उससे टकरा के फैलता है, ठीक है। लेकिन ये भी फैलता है, इसमें भी स्कैटरिंग होता है लेकिन बहुत कम। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ये बिना टकराए ही निकल जाते हैं। कैसे बिना टकराए निकल जाते हैं? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटे, इसके वेवलेंथ से बहुत छोटे होते हैं। इसका जो जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वेवलेंथ मान लीजिए ऐसा है, तो ये निकल गया ना। अब अगर मान लीजिए वेवलेंथ ही छोटा है तो इससे टकराएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये टकराता है वेवलेंथ से। वेवलेंथ जैसे छोटा है यहाँ, जैसे ये वेवलेंथ छोटा है तो इसलिए इसके मॉलिक्यूल के साइज का इसका वेवलेंथ है। ये देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये किसी भी तरह का कण है, जो भी है मॉलिक्यूल है, जो भी है वाटर ड्रॉप है, इससे टकरा गया क्योंकि इसका वेवलेंथ उसी साइज का है, उससे टकरा गया। लेकिन अगर वेवलेंथ बड़ा हो तो टकराएगा नहीं, उसके बीच, उसके मॉलिक्यूल उसके बीच में रह जाएगा और वो निकल जाएगा। लेकिन सारे के सारे नहीं निकलते हैं, बहुत कम जो है वो स्कैटर भी होते हैं। बड़े बड़े जो वेवलेंथ वाले रे कलर है या रे है वो भी टकराते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में, वो भी टकराते हैं लेकिन वो कम मात्रा में, मैक्सिमम जो है निकल जाते हैं, ठीक है। और जो कम मात्रा में, जो जिसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, वो उसी टाइप का मॉलिक्यूल से टकरा जाते, टकरा के फैल जाता है वो, और वो मॉलिक्यूल भी उसी कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जो फैल जाना है टकरा के, उसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग, ठीक है। और इसी तरह से अब हमको इसको समझना है कि स्कैटरिंग में और क्या क्या बोला गया है, ठीक। हम ये देखना चाहेंगे कि स्कैटरिंग से क्या क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, अब स्कैटरिंग को हमको देखना है कि इसमें क्या क्या बोला गया है। The interplay of light with object around us rise to several spectacular phenomena in nature, ठीक है। हमारे पास 7 कलर है, ये हमको मालूम है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द रेडनिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड द सनसेट। देखिए कितना सारा इसमें फेनोमेना होता है, घटना घटता है, ठीक है। ऑफ सम ऑफ द वंडरफुल फेनोमेना वी आर फेमिलियर विथ, हम इसके ये सब हम जानते हैं, ठीक है। कि हमारे आसमान नीला है, हमारा सूरज लाल लाल दिखता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी ऑरेंज कलर का दिखता है, कभी एकदम चमकता हुआ येलो दिखता है। तो ये सब स्कैटरिंग के कारण होता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। In the previous you have learned about the scattering light of the colloidal particle. Colloidal particle क्या होता है? colloidal particle वो होता है, colloidal particle क्या होता है? वो पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में होता है और जो वेवलेंथ को मैच करते हुए उससे टकराता है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो वेवलेंथ से टकराने के लिए टकराता है, उस पार्टिकल को कोलाइडियल पार्टिकल कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टकराते नहीं हैं, वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उसको कोलाइडियल पार्टिकल नहीं कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बहुत छोटे हैं, जो टकराते नहीं हैं और वेवलेंथ उससे निकल जाते हैं, वो भी कोलाइडियल पार्टिकल नहीं है। वो पार्टिकल जो इन वेवलेंथों से टकरा के स्कैटर होते हैं, फैल जाते हैं, वो सारे पार्टिकल क्या है? कोलाइडियल पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। और हमारे एटमॉस्फेयर में कोलाइडियल पार्टिकल बहुत होते हैं, मैक्सिमम मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का, मान लो लाइट का एक बीम है, उसके रास्ते में पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज़ नॉट विजिबल। अगर सही में कोई सॉल्यूशन है जो पूरी तरह से घुला हुआ है, उसमें से वो लाइट नहीं निकल पाता है, क्योंकि लाइट निकलने के लिए उसको जगह चाहिए, ठीक है। जैसे फ्लैटरिंग हो रहा है तो भी जगह चाहिए उसको, स्कैटरिंग हो रहा है। लेकिन अगर
अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़ा है तो वो स्कैटर होकर वहीं रह जाएगा, वो फैलेगा नहीं, वो उसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा है, इतना छोटा है कि वेवलेंथ स्कैटर होके फैलने का जगह मिले उसको, तभी वो क्या दिखेगा, तभी वो उसका लाइट दिखेगा, वो विजिबल होगा। ठीक है, टकरा के जो कलर इसमें छोड़ेगा, जैसी कोई लाइट आया, टकराया, और ये जिस कलर का है वेवलेंथ, वो उसी कलर में ये दिखेगा। ठीक है, अगर स्कैटर हुआ, स्कैटर नहीं हुआ तो वो नहीं दिखेगा। स्कैटर होने से इसको भी उसको भी उसी कलर में, उस वेवलेंथ के कलर में, उस कलर का जो वेवलेंथ है, जिस कलर का वेवलेंथ है उस कलर में वो पार्टिकल हो जाता है, और इसलिए वो हमको दिखता है। क्योंकि कोई भी किसी से भी टकरा के जब हमको वो दिखता है, ठीक है, हमने पहले ही देखा है उसको, कहाँ पर देखा है हमने उसको, ये देखिए, जब वो टकराता है तभी हमको दिख जाता है। ठीक है, बिना टकराए हमको हमारी आँख में टकराएगा तभी वो हमको दिखेगा, नहीं तो उससे पहले हमको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। उससे पहले हमको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी रे जब तक हमसे नहीं टकराएगा तब तक हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें वेवलेंथ सब दिख रहे हैं। इसका सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का है, उसके बाद इंडिगो का है, उसके बाद आपका ब्लू का है, उसके बाद आपका ग्रीन, येलो, और सबसे ज़्यादा रेड का है। ठीक है, इसी तरीके से हमको स्कैटर के बारे में समझना है। ठीक है, इसका देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये फैलता है, ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ बहुत छोटा होने के कारण से, ठीक है, ये वेवलेंथ बहुत छोटा होने के कारण से ये इससे टकरा गया, ये इससे टकराया, और ये बहुत, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इसमें गहराई भी ज़्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूल बीच में रह जाते हैं। ठीक है, कुछ टकराते भी, लेकिन जो छोटे वेवलेंथ वाले हैं उससे वो ज़्यादा टकराते हैं। ये जो लंबा वेवलेंथ वाले हैं ये बहुत कम टकराते, ये भी टकराते हैं लेकिन बहुत कम टकराते हैं, और ये क्या होता है, सीधा कहाँ पहुँचता है, हमारी आँखों में पहुँचता है। ये कहाँ पहुँचता है, हमारी आँखों तक पहुँचता है। ठीक है, लेकिन ये भी पहुँचता है, लेकिन स्कैटर होने के बाद ये भी पहुँचता है। ठीक है, स्कैटर होने के बाद पहुँचता है, स्कैटर मतलब फैला हुआ। तो जैसे ही ये फैलता है, जिस मॉलिक्यूल में ये इससे टकराया, ठीक है, और ये भी येलो हो जाता है, ये टकरा के भी येलो हो जाता है। ठीक है, ये टकरा के क्या हो जाता है, ये देखिए, ये जैसे पार्टिकल से टकराया, ठीक है, टकरा के क्या हो जाएगा, ये स्कैटर होने के बाद ये भी क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है। ठीक है, तो ब्लू रे जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, और ये आँखों के लिए भी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। इसका वेवलेंथ इतना है कि इससे ज़्यादा टकराती है, लेकिन वायलेट से भी टकराती है, इससे जो कम वेवलेंथ वाला है, वायलेट से भी टकराती है और इंडिगो से भी टकराती है। लेकिन वायलेट जो है वो सबसे कम वेवलेंथ है, वो आँखों के लिए बहुत कम सेंसिटिव, वो बहुत आँखों को बहुत कम दिखती है। लेकिन इंडिगो और ब्लू ये मिलके ही ज़्यादा स्कैटर होते हैं, और ये पूरे एटमॉस्फेयर को नीला नीला कर देते हैं, जिसके कारण हमको आसमान जो है वो नीला नीला दिखता है। जिसके कारण हमको आसमान क्या दिखता है, नीला 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 दिखता है। ये दोनों मिलके, कौन सा, इंडिगो और ब्लू मिलके आसमान को स्काई ब्लू बनाते हैं। पूरा ब्लू ना इंडिगो, ये दोनों का मिक्सचर ही क्या रहता है हमारे लिए, पूरा आसमान को क्या बनाता है, पूरा आसमान को हमको क्या बना देता है, ब्लू टाइप का, स्काई ब्लू, इसलिए उसको बोलते हैं स्काई ब्लू, पूरा ब्लू नहीं बोलते हैं। लेकिन आप स्काई में भी ध्यान दोगे तो कभी कभी वो डार्क ब्लू में भी आ जाता है, किसी किसी समय इंडिगो टाइप का भी दिखता है, हल्का ब्लू,
तो इस तरह से दोनों का मिक्सचर यानी कि इंडिगो ये और ये ब्लू, ये दोनों मिलके स्काई ब्लू बनाते हैं। पूरे स्काई में यही स्कैटर होके फैल जाते हैं, इसलिए हमको क्या दिखता है, सन, इसलिए हमको आसमान नीला दिखता है। इसी तरह से पानी, समुद्र का पानी भी नीला इसी कारण से दिखता है, उसमें भी ये ब्लू कलर का जो रे है, ब्लू कलर का जो वेव है वो बहुत, और इंडिगो, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में टकरा के स्कैटर होके क्या करते हैं, ये पूरा समुद्र को भी नीला दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमको ये समझ में आ गया। अब ये तो हो गया स्कैटर। अब ये है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट ये है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से, बहुत सारे चीज़ों से हमारा एटमॉस्फेयर भरा हुआ है। दिस पार्टिकल इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या होता है, धुआं होता है, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो घूम रहे इधर उधर, वो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, मॉलिक्यूल ऑफ एयर, ठीक है, और मॉलिक्यूल भी इसमें रहते हैं गैसों के, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भरा पड़ा है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, माने लाइट का एक बहुत सारे लाइट इससे स्ट्राइक होते हैं, इससे टकराते हैं, सच फाइन पार्टिकल, इस फाइन पार्टिकल से टकराते, द पथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल, तो उसका पथ वो जो दिखता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस पार्टिकल से वो टकराते हैं तो वो स्कैटर होते हैं। स्कैटर होने से क्या होता है, ये जो पार्टिकल है ये भी इसी कलर का हो जाता है, और इससे टकरा के जो रोशनी इधर उधर फैलती है, जो वेव, वो पूरा एरिया भी हमको उसी कलर का दिखने लग जाता है। इसीलिए हमको क्या होता है, बीम जो है वो लाइट का जो बीम है वो हमको दिखने लगता है कि ये लाइट यहाँ से जा रही, क्योंकि वो पार्टिकल से टकराते हुए जाती है। ठीक है, इसलिए हमको ऐसा लगता है ये लाइट यहाँ से जा रही है, देखिए ऐसे जाते हुए ये पार्टिकल इसे टकराती है तो वो हमको पार्टिकल दिखती है, क्योंकि पार्टिकल से लाइट हमारे आँखों तक पहुँचती है, हमारे आंखों तक पार्टिकल से लाइट पहुंचती है। ठीक है, तो हमको ऐसा हमको दिखता है कि लाइट जा रही है उधर से, वो लाइट का पथ दिखता है इसी कारण से, क्योंकि हमको वो जो टकराती है तो वो कलर भी हमको दिखने, हमारे आँख तक पहुंचती है फिर, और हमको फिर दिखने लगती है कि लाइट यहाँ से जा रही है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। When beam strikes such fine particle path become visible। ठीक है, द लाइट रीचेस अस, और लाइट हम तक पहुंचता है क्या, स्ट्राइक करके, इसीलिए आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टिंग डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के द्वारा हमारे तरफ भेजा जाता है। द फेनोमिना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, ये इसके जो कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा क्या किया जाता है, लाइट का स्कैटरिंग वाला जो घटना है, राइज टू टिंडल इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। किसको? इस कौन से घटना को? वह घटना जिसमें लाइट का स्कैटरिंग होता है बाय कोलाइडल पार्टिकल। किसके द्वारा? कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा जो लाइट का स्कैटरिंग होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ओके, समझ में आया? इस तरह से हमारा लाइट का टिंडल इफेक्ट इसी को कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे और क्या आगे और क्या बता रहे हैं, ये देखिए, वाई इज कलर ऑफ द क्लियर, वाई इज कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। अगर इसका क्लियर स्काई है तो ब्लू क्यों दिखता है, तो ये हमने बताया कि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, लेकिन ब्लू के साथ साथ क्या होता है, ब्लू के साथ साथ वायलेट भी स्कैटरिंग होता है और इंडिगो भी स्कैटरिंग होता है। ठीक है, ये देखिए ये वायलेट है, ठीक है, इसके बाद ये इंडिगो है, उसके बाद ये ब्लू है, ये भी स्कैटर होता है, ये भी स्कैटर होता है, ये भी, लेकिन ये जो हमारी आँखों को बहुत कम दिखता है और ये बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए ये इसका इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। लेकिन इंडिगो और ब्लू ये हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल में क्या होता है, स्कैटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, स्कैटर होके ये क्या फैल जाता है पूरे, कहाँ पर,
और इतना पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में कि इसमें ब्लू और इंडिगो सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं, क्योंकि इसके वेवलेंथ बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वायलेट के भी होते हैं लेकिन वो बहुत दिखते कम हैं। हमारे आँखों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सेंसिटिव होता है? ब्लू। इसलिए हमको ब्लू कलर जो दिखता है, चाहे वो स्काई ब्लू क्या होता है? ब्लू और इंडिगो का मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्लू और इंडिगो का मिक्सचर होता है। वो ऐसा स्कैटर हो के पूरा आसमान को नीला दिखाता है। ठीक है, इसलिए हमारा आसमान जो है वो नीला दिखता है, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा टकराता है। और इंडिगो भी छोटा होता है, जैसे विबग्योर, वी मतलब वायलेट, आई मतलब आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू। तो ये इन तीनों का सबसे कम वेवलेंथ होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है वायलेट जो सबसे कम होता है। ठीक है, एकदम सबसे कम होता है। उसके बाद होता है इंडिगो, उससे थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद ब्लू, उससे थोड़ा बड़ा होता है। ये तीनों जो है एटमॉस्फेयर के पार्टिकल को स्कैटर में अपने आप से टकराकर स्कैटर हो जाते, फैल जाते हैं। लेकिन इसमें इंडिगो और ब्लू सबसे ज़्यादा फैलते हैं। ये जो है ये वायलेट सबसे कम फैलता है। ठीक है, और ब्लू जो है स्काई ब्लू हो गया, ये आँखों को बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए ये हमको ज़्यादा दिखता है। इसलिए हमको आसमान क्या दिखता है? नीला दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसमें और स्कैटर क्यों होता है? क्योंकि ये इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ किसको बोलते हैं? जैसे एक बार ऐसा करके ये हुआ, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, अगर इसका लंबाई ज़्यादा है तो इसमें गहराई भी ज़्यादा है, और गहराई में जो है मोलेकुल, इसी कारण ये गहराई से में मोलेकुल रह जाता है, और ये हमारा रे है बिना टकराए बिना स्कैटर होके आगे निकल जाता है। लेकिन अगर वेवलेंथ छोटा हो तो ये बच नहीं पाता, ये मॉलिक्यूल से टकरा ही जाता है, ये एक पार्टिकल से टकरा जाता है और स्कैटर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए हमारा जो ज़्यादा वेवलेंथ वाले हैं, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया और ऑरेंज हो गया, ये बहुत ही स्कैटर कम होता है, लेकिन ये भी होता है, और ये डायरेक्ट हमारे आँखों तक पहुँचता है। जितने लंबा वेवलेंथ है वो डायरेक्ट हमारे आँखों तक पहुँचता है। ठीक है, और जो छोटे वेवलेंथ है वो इससे टकरा के ही फिर आँखों में पहुँचता है। ठीक है, इसलिए ये चारों तरफ हमको नीला 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 दिखता है। ठीक, इस तरह से इसको क्यों ब्लू होता है ये बताया गया। ठीक है, हमारे आसमान क्यों ब्लू होता है। इसके बाद हम देखते हैं कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, ये जो मैं पढ़ाया हूँ इसमें वही लिखा है, इसमें वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा, ये पूरे में वही लिखा है। ठीक है, ये आपका जो पूरा है इसमें वही लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको वही मिलेगा। ठीक है, मैं आपको उसको समझाते हुए आगे बढ़ गया। ठीक, इसके बाद क्या है? कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी वही है। सनराइज और सनसेट में कलर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमको जो हमारा, इसको हम सबसे ऊपर जाके समझते हैं। सबसे ऊपर क्या है? जहाँ पर हमने एटमॉस्फेरिक क्या, ये देखिए, ये अभी मान लीजिए ये अभी सनराइज़ है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, हमको ये क्या दिखता है? सनराइज में सबसे पहले रेड दिखता है। ठीक, सबसे पहले हमको क्या दिखता है? रेड दिखता है एकदम। तो रेड क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें से जो 7 कलर है, 7 वेव जाती है। ठीक है, 7 वेव जाती है, उसमें से सबसे लंबा रे जो है वो रेड है। सबसे लंबा वेवलेंथ किसका है? रेड का है। तो बाकी तो एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग और सब होते हुए यहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन जो लंबा वेव है वो पहुँचती है दूर तक। कहाँ तक पहुँचती है? वो दूर तक पहुँचती है, बाकी सब नहीं पहुँच, क्योंकि इसका वेवलेंथ लंबा है, इसलिए वो क्या है? पहुँचती है वहाँ तक। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा है? रेड, इसलिए हमको वही पहुंच पाती है हम तक, इसलिए हमको क्या दिखता है? रेड। उसके बाद जब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हमको रेड ना दिख के क्या दिखता है? ऑरेंज दिखता है। तब हमारे पास रेड और ऑरेंज मिक्स वाला रे हम तक पहुंचता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? थोड़ा सा और ऊपर जब सन पहुंचता है तो हमारे पास रेड, ठीक है, ऑरेंज और येलो, ये तीन मिलके ब्राइट येलो वाला कलर हमको दिखाता है। तो क्यों हमको सबसे पहले रेड दिखा? हमको समझ में आ गया क्यों आया? क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वो इसलिए हमारे आँखों तक सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है। रेड जो है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला है, इसलिए वो सबसे पहले इसलिए हमको सबसे पहले रेड दिखता है। ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा और ऊपर उठता है तो फिर इसमें से क्या होता है? रेड और ऑरेंज, ठीक है, मिक्स वाला हमको कलर देता है, रेड और ऑरेंज मिक्स वाला कलर देता है। उसके बाद और थोड़ा ऊपर उठेगा तो क्या होगा? रेड, ऑरेंज और येलो मिलके ब्राइट ब्राइट एकदम ब्राइट येलो टाइप का हमको कलर देता है। ठीक है। इसीलिए हमको, चाहे वो बिफोर सनसेट हो या आफ्टर सनसेट और सनराइज के पहले, हमको ये क्यों दिखता है? इसीलिए दिखता है क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इससे सबसे पहले रेड दिखेगा। ठीक है। सबसे पहले रेड, ये सनराइज के समय है, जब सनराइज होगा तो सबसे पहले रेड दिखेगा, क्योंकि सबसे लंबा जो है वेवलेंथ वो किसका है? रेड का है, जो हमारी आंखों तक सबसे पहले पहुंचेगा। लेकिन वहीं क्या होगा? सनसेट के समय क्या होगा? सनसेट के समय हमको सबसे पहले ब्राइट क्या दिखेगा? येलो। सन का कलर क्या करे? ब्राइट येलो, क्योंकि उस समय हमारे पास रेड, ऑरेंज और येलो, ये तीनों जो है लंबी वेवलेंथ वाली हम तक पहुंचेगी, इसलिए हमको क्या दिखेगा? सन का कलर ब्राइट येलो दिखेगा। ये सनसेट के समय का है। ठीक है। सनसेट के समय ये तीनों हम तक पहुंचते, क्योंकि वो सनसेट हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए हमको ये तीनों हमको मिलता जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये सनराइज़ की बात है तो सबसे पहले हमारे पास क्या पहुंचेगा? रेड पहुंचेगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा ऊपर उठेगा फिर हमारे पास क्या पहुंचेगा? ऑरेंज। और थोड़ा ऊपर चढ़ेगा सूरज तो हमारे पास फिर क्या पहुंचेगा? येलो। ठीक है। इस तरह से ये तीनों पहुंचता है, तब जाके हमको सन क्या दिखता है? ब्राइट येलो। ठीक है। इसी तरह से ये हम इसको समझ में आए। ठीक है। आगे भी हम देखते जाएंगे कि और क्या क्या है हमारे पास। ठीक है। हमको और क्या क्या समझना है। ये वेवलेंथ का खेल है। सनसेट और सनराइज के समय लाल क्यों दिखता है? ठीक है। ब्लू क्यों हुआ ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है। ये जो है ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, सनसेट और सनराइज़। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ये बता रहा है कि इस समय दोपहर के समय, ठीक है, दोपहर के समय या 12 नून के समय सूरज वाइट क्यों दिखता है? ठीक है। और सनराइज़ के समय ये लाल क्यों दिखता है? तो यहाँ वाइट इसलिए दिखता है क्योंकि इस समय सारे वेव जो है हम तक पहुँचती है और हमसे बहुत करीब है, इसलिए सारे वेव हम तक पहुँचती है और इसलिए ये करीब करीब हमको वाइट दिखता है। सारे कलर के वेवलेंथ हम तक पहुँचती है, इसलिए हमको करीब करीब ये क्या दिखती है? वाइट दिखती है। जबकि सनराइज़ या सनसेट के समय सिर्फ जो लंबे वेवलेंथ है, क्योंकि हमसे दूर हो जाते हैं, इसलिए लंबी दूरी तक कौन जाता है? केवल लंबा वेवलेंथ ही पहुंच पाता है, इसलिए हमको क्या दिखता है? रेड,
येलो, रेड, ऑरेंज, येलो, ये तीनों ही, इन तीनों का मिक्स या कोई भी एक दिखता है। ठीक है, जैसे जैसे ये उसी का ही खेल है कि हमको 12 नून में वाइट क्यों दिखता है, उसीलिए क्योंकि उस समय सारा वेवलेंथ, कलर के वेवलेंथ हम तक पहुंचते हैं, और सारा जब हम तक पहुंचती है तो सारे कलर मिक्स के क्या होता है, वाइट होता है, इसलिए हमको वो वाइट ही दिखता है। ठीक है, लेकिन जब हमसे दूरी बन जाती है, सूरज दूर बन जाता है, दूर हो जाता है ऐसे, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एटमॉस्फेयर जो है बहुत छोटा है, छोटा सा एटमॉस्फेयर सूरज के वेवलेंथ को पार करना पड़ता है, लेकिन यहाँ से बहुत लंबा एटमॉस्फेयर पार करके हम तक पहुँचते हैं। तो इसीलिए जो लंबा वेवलेंथ है वही पहुँच पाती है, और वो है रेड, है ना, रेड, ऑरेंज और येलो, वही हम तक पहुंच पाती। लेकिन ये जो छोटा सा एटमॉस्फेयर है, जब सूरज हमारे सिर पर होती है दोपहर को, तो उस समय इसीलिए हमको क्या दिखती है, वाइट, क्योंकि उसके लाइट को बहुत छोटा सा एटमॉस्फेयर में स्कैटर होके हम तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सनसेट या सनराइज़ वाले एरिया में हो, तो उस समय इतना बड़ा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एटमॉस्फेयर उसको पार करना पड़ता है, जिसमें स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे लंबा वेवलेंथ ही हम तक पहुँच पाती है। इसीलिए हमको दोपहर को हमको क्या दिखता है, सन एकदम वाइट दिखता है, क्योंकि सारे वेवलेंथ, कलर के वेवलेंथ हम तक पहुंचते हैं, लेकिन सनराइज़ और सनसेट में नहीं पहुंचते हैं, इसीलिए ये हमको नहीं दिखते। ठीक है बच्चों, आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मैं ताकि आपको ये सारे जो न्यूमेरिकल्स है या सारे जो क्वेश्चन के आंसर है नीचे एक्सरसाइज, उसको मैं आपको दे सकूं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और भी आपको इस तरह से बहुत इजीली समझा सकूं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप बहुत इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे अब हम अगला वीडियो हम देखेंगे, अगला वीडियो हम अगले इसमें करेंगे। तब तक के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। ओके, बाय।